आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है शरीर से परे, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। प्रदीप। रश्मि मुझसे पहली बार कब मिली यह आज मुझे ठीक ठीक याद नहीं। शायद वह नदी के किनारे किसी पिकनिक पार्टी में मिल गई थी। तब उसके साथ उसका छोटा बेटा था। मेरी ओर संकेत करते हुए रश्मि ने उससे कहा, देखो वह प्रदीप हैं जिनका मैं तुमसे जिक्र किया करती हूँ। यह बात मैंने चलते चलते सुन ली थी और तब मैंने उसे कुछ गौर से देखा था। प्रथम दृष्टि में उसे सुंदर कहना 20वीं सदी के सौंदर्य का अपमान हो सकता है। हाँ, यदि किसी के पास दूसरी दृष्टि हो तो वह निस्संदेह रूपवती थी। उसके पतले होठों और काली आंखों में एक मुस्कान थी जो नितांत स्वाभाविक थी, जैसे एक प्रेमल ज्योति से सदा मुख दैदीप्यमान रहता था। मुझे यह भी याद है कि तब उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी चाल ढाल में स्वाभाविक अल्लड़ता थी। पल्ला जब अपने स्थान से हट जाता था तब वह उसे बार बार उठाकर अतिशय जागरूक नारी की तरह इधर उधर नहीं देखती थी, बल्कि लापरवाही से उसे ऊपर फेंककर बातों में व्यस्त हो जाती थी। दूसरी बार रश्मि मुझे अचानक सड़क पर मिल गई। दूसरी बार मैं केवल अपने सुबीते के लिए कह रहा हूँ, वरना इन मुलाकातों के गणित के बारे में मैं बिल्कुल सही होने का कतई दावा नहीं करता। वह सड़क वाली मुलाकात काफ़ी लंबी हो गई थी। तब वह अकेली थी और मुझे भी कोई विशेष काम नहीं था। बातें क्या क्या हुई उसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है, पर इस दिन ज़्यादातर बोलने का काम उसी ने किया था। मैं तो लगभग सारा समय उसके मुख को ही देखता रहा था। न जाने कौन कौन सी बात के बाद उसने मुझे कहा था, मैं तुम्हें युग युग से जानती हूँ। मैंने कहा, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि हम कभी मिले हों। वह बोली, किसी को जानने के लिए क्या उससे मिलना ज़रूरी है? मैंने सहसा कुछ नहीं कहा। वह बोली, बताओ ना। मैंने उसे देखते हुए कहा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तब वह हंस पड़ी थी और उसने कहा था, तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ चुकी हूँ और मैंने ऐसा महसूस किया है जैसे तुम्हारी कलम के साथ मेरा तादात्म्य भाव रहा है। मैं भाग्यशाली हूँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। वह बोली, शिष्टाचार की भाषा बड़ी कृत्रिम होती है और मैंने कहीं पढ़ा है कि कृत्रिम और कुरूप परस्पर समान है। इस चोट से मैं तिलमिला उठा था, पर फिर भी उसे पीकर मैंने कहा था, तुम बहुत पढ़ती हो। पढ़ने लायक बहुत कहाँ मिलता है। बहुत कुछ तो दाल पर उफान की तरह होता है। लेकिन उस दिन की एक ख़ास बात जो मुझे याद है वह यह कि बातों के बीच में अचानक वह हड़बड़ा कर बोली, ओह देर हो गई, वह राह देखेंगे। और फिर हंसती हुई वह जैसे आई थी वैसे ही चली गई। उसके बाद हम अक्सर मिलते रहे। मैं उसके घर भी गया। उसके बच्चों से मेरा अच्छा संबंध हो गया, पर उसके पति से मैं देर तक नहीं मिल सका था। वह सरकार के किसी विभाग में एक बड़े अफसर थे। सवेरे कार में बैठकर जाते थे और अंधेरा होने पर लौटते थे। दूर होने के कारण लंच वगैरह का प्रबंध भी उन्होंने दफ्तर के पास ही कर लिया था। पर एक दिन अचानक उनसे भेंट हो ही गई। रश्मि, बच्चे और मैं बैठे चाय पी रहे थे कि वे आ गए। रश्मि सहसा हड़बड़ा कर उठी। यह सब एक क्षण से भी कम समय में हुआ, क्योंकि जब वह बोली तब उसका स्वर बिल्कुल स्वाभाविक था। उसने कहा, आ गए? हाँ, कुछ जल्दी लौट आया, कहकर उन्होंने एक उड़ती नज़र हम सब पर डाली। मुझ पर अटक गए। रश्मि बोली, प्रदीप हैं। सुनकर सहसा उनके चेहरे पर अनेक रंग और आए और गए, पर वे तुरंत ही बोले, तो आप हैं प्रदीप? और फिर दृढ़ता से आगे बढ़कर उन्होंने मेरा हाथ झंझोड़ सा डाला। तो आप प्रदीप हैं? मिलकर खुश हुआ, बहुत खुश। भाग्यशाली हो दोस्त, यहाँ तो सरकारी मालगाड़ी के डिब्बे हैं, आप हैं कि जीते हैं। और मुझे कुछ भी कहने का अवसर न देकर वे बाहर जाने की ओर मुड़े। रश्मि ने कहा, चाय नहीं पियोगे? नहीं। प्रदीप क्या कहेंगे? कहाँ जा रहे हो? प्रदीप कलाकार हैं, वे हमारी दुनिया के इन छोटे छोटे शिष्टाचारों की चिंता नहीं करेंगे। और वह चले गए। जैसे धुएं का एक बादल उमड़ा और एक घुटन छोड़कर चला गया। अच्छा नहीं लगा, पर रश्मि थी कि हंस पड़ी। गजटेड ऑफिसर हैं, अपना स्वभाव कैसे छोड़ें?
अपनी करेंगे। कुछ देर बाद मैं भी चला आया और फिर कई दिन तक रश्मि से नहीं मिला। जानबूझकर टालता रहा, पर एक दिन अचानक वह दफ्तर में आ धमकी। बोली, बहुत नाराज़ हो? नहीं नहीं तो। झूठ मत बोलो। झूठ? झूठ तो है ही नहीं। नहीं है। है, मैंने सहसा मुस्कुराकर कहा। वह तब अपने स्वभाव के विपरीत 2 क्षण चुप रही, फिर बोली, कोई किसी को इतना प्यार क्यों करता है? मैंने सहसा उसे देखा। वह उसी तरह मुस्कुरा रही थी, पर जैसे आज वह कुछ कुछ तरल हो। मैंने कहा, जो प्यार करने वाला है वही इस बात को जानता है। ना, वह नहीं जानता। वह तो शायद प्यार ही नहीं करता। क्या प्यार के लिए उसके कारण का होना, ज्ञान होना ज़रूरी है? मैंने घबराकर कहा, रश्मि, ज्ञान ज़रूरी ना हो, पर होता तो वह ज़रूर है। होता है, पर क्या उसे जानना ज़रूरी है? यह मैं तुमसे पूछती हूँ। मुझे इसका एकाएक जवाब नहीं सूझता। ऐसा अक्सर होता है, पर जब तुम कोई कहानी लिखोगे तब इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारी कलम की नोक पर ऐसे ही आ जाएगा जैसे सूर्योदय होते ही प्रकाश फूट उठता है। फिर उठती हुई बोली, उठो, कहीं घूम आए। मैंने आपत्ति नहीं की और कुछ देर बाद दूर एकांत में नदी के किनारे हम फिर बातों में रम गए। रात्रि और दिवस के उस संधि काल में वह मुझे बड़ी प्रिय लगी। वह बातों में तन्मय थी और मुझसे सटकर बैठी हुई थी। न जाने कब और कैसे मैंने उसके मुंह को अपने दोनों हाथों में पाया तो मैंने एकाएक उसे चूम लिया। उस क्षण उसने तनिक भी प्रतिरोध नहीं किया, पर जैसे ही मैंने उसे मुक्त किया वह द्रवित होकर बोली, यह तुमने क्या किया? मैं स्वयं नहीं जानता। नहीं नहीं, उसने और भी विवल होकर कहा, मुझे अपने से दूर मत करो। क्या कहती हो? कहती हूँ अब इज्जत रहेगी मेरी तुम्हारी दृष्टि में। और वह तीव्र गति से कांपने लगी। उसका मुख विवर्ण हो आया, नेत्रों की ज्योति फीकी पड़ गई और उसने सहारे के लिए धरती पर जोर से हाथ दबाया। मैं इतना घबरा उठा कि ना तो चिल्ला सका ना उसे छू सका, पर कुछ ही क्षण में वह शांत हो गई और स्वाभाविक स्वर से बोली, मैं तो सदा तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुमने मुझे दूर क्यों समझा प्रदीप? मैं तुम्हें चाहती हूँ, शरीर को नहीं। शरीर तुम नहीं हो। जैसे सहस्त्र बिच्छुओं ने एक साथ काटा हो। मैंने चीख कर कहा, रश्मि, तुम इतनी रहस्यमयी हो। कहाँ प्रदीप? मैं मंदिर में पूजा के प्रदीप कहाँ जलाती फिरती हूँ? मैं तुम्हें चाहती हूँ, केवल तुम्हें। और अपने पति को नहीं? मैं कुछ कठोर यंत्रवत चिल्लाया। पति को चाहती हूँ, वह तो कर्तव्य है। उसकी मैंने प्रतिज्ञा ली है। उस कर्तव्य में क्या प्रेम की शर्त नहीं है? है, पर निस्सीम स्वार्थ ने उसे सीमित कर दिया है। प्रेम जब सीमा का बंधन स्वीकार करता है तभी वह कर्तव्य बन जाता है। और फिर तुम क्या वही चाहते हो जो स्वामी को दे चुकी है? देवता पर क्या निर्माल्य चढ़ाया जाता है? मैं कई क्षण चुप रहा। वह मुझे देखती रही। मैंने कहा, तुम मेरे पास मत आया करो। नाराज़ होकर कहते हो या प्रेम से? मुझे तुमसे प्रेम करने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे पति वे बहुत ही ईर्ष्यालु हैं। तुम्हें क्रोध आ रहा है प्रदीप? क्या वे ईर्ष्यालु नहीं हैं? बेहद हैं। फिर भी मैं उन्हें प्यार करती हूँ रश्मि, सच कहती हूँ, मैं उन्हें प्यार करती हूँ। बेशक वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि इनमें स्वामित्व की भूख है, पर प्रदीप, उनमें शरीर की भूख नहीं है। शरीर उनका है पर वे भूखे नहीं हैं। क्या कहती हो? जो कुछ कहती हूँ वह तुम समझते हो। मैंने पूछा, तुम्हारे पति को पता लग जाएगा कि तुम यहाँ आती हो तो क्या होगा? पता क्या नहीं लगता। वह टो में रहते हैं और जब पूछते हैं तब मैं छिपाती नहीं। फिर क्या? युद्ध होता है। कई दिन तक खाना नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती। फिर सब ठीक हो जाता है। ऐसा अक्सर होता है? अक्सर। फिर तुम क्यों आती हो? पता नहीं। यह क्या मोह नहीं है? उसने मुझे देखा। क्या बताऊं वह कैसी दृष्टि थी। कई क्षण तक देखती रही। फिर वह सहसा उठ खड़ी हुई, हंसी और बोली, ओह, वो आने वाले होंगे, मैं जाती हूँ। बहुत दूर हम साथ साथ चले, मौन। फिर एक नियत स्थान पर उसने आकर हाथ जोड़कर गहरे स्वर में कहा, अच्छा। और वह चली गई।
देर तक वह अच्छा शब्द मेरे हृदय का मंथन करता रहा और देर तक उसके बारे में सोचता हुआ मैं उसी तरह चलता रहा। रश्मि। उस दिन सारे रास्ते सोचती गई कि इस मोह ने मुझे कैसे जकड़ रखा था। प्रेम का दावा कितना झूठा था। मुझसे तो मेरे पति ही सत्य के अधिक पास हैं। पति का ध्यान आते ही वे मुझे सारे दिन याद आ गए जब वह मुझसे विवाह करने की प्रार्थना करने आया करते थे। वह लंबे लंबे पत्र लिखते थे पर मिलने पर कभी कुछ नहीं कहते थे। बस अगला पत्र पहुंचाने का स्थान बताकर चले जाते थे। शादी हो जाने के बाद भी वह ऐसे ही रहे। वह कहते कुछ नहीं थे। उन्हें समझना होता था पर मैं उन्हें कैसे बताती कि मुझे भी कोई समझ पाता। देख सुन सब सकते हैं पर समझने के लिए जो हृदय चाहिए वह हर एक के पास नहीं होता। पर सारा दोषारोपण उन्हीं पर कैसे करूं? मुझे स्वीकार करना होगा कि उन्होंने मुझे अपने बच्चों की माँ तो बनाया पर कभी विलास की सामग्री नहीं माना। घर की स्वामिनी बनाकर जैसे उन्होंने छुट्टी ले ली। विश्वास की इतनी निधि उन्होंने मुझे दी पर नारी को क्या केवल यही विश्वास चाहिए? मैं इसी तरह सोचती जा रही थी कि घर आ गया। देखती क्या हूँ कि वह बरामदे में टहल रहे हैं। मैं जैसे ही ऊपर चढ़ी वह बोले, रश्मि। जी। घूमने गई थी? जी। प्रदीप के साथ? जी। फिर उसे कहाँ छोड़ आई? वह अपने घर गए। और तुम? मैं अपने घर आ गई। यह तुम्हारा घर है? जी हाँ। वह सहसा तेज हो उठे। दुष्टा, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। यह तेरा घर नहीं है। मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा। मैं ठिठकी नहीं, बढ़ती चली गई। वह रोकने को आगे बढ़े पर मैंने दरवाज़ा खोल लिया और कहा, देर हो गई, अंदर आ जाइए। मैं कहता हूँ जाओ। कहाँ जाने को कहते हो? प्रदीप के पास। मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। आज तक जाती रही हो, झूठ बोलती हो? झूठ नहीं बोलती। आज तक जाती रही हूँ पर आज पता लगा कि वह गलती थी। क्या? क्या? वह जैसे निरस्त्र हुए। मैं आज के बाद उनके पास नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं। रश्मि, विश्वास नहीं आता। नहीं। तुमने मेरा विश्वास किया ही कब है जो आज करोगे? मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया। ईर्ष्या करने वाले विश्वास कैसे कर सकते हैं? रश्मि, वह कांपे। वह अब तक किवाड़ पकड़ खड़े हुए थे। आवेश का उफान अब उतर चला था। उन्होंने किवाड़ छोड़ दिया और फिर बैत उठाकर बाहर चले गए। मैं कांप कर बाहर आई। पूछा, कहाँ जा रहे हो? कोई जवाब नहीं मिला। मैं भी आ रही हूँ और मैं पीछे पीछे चली। कुछ दौड़ना पड़ा, फिर पास आकर बगल में चलने लगी। उस रात मैं उन्हें मना न पाई। हम शीघ्र लौटे और बिना खाए पिए सो गए। 4 दिन तक वह मुझसे नहीं बोले। 5वें दिन एक ऐसी घटना हो गई जिससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मेरा छोटा देवर मेरे लड़के शेखर के साथ खेल रहा था। अचानक क्या देखती हूँ कि शेखर चीखता हुआ आ रहा है। मेरे भीतर जो माँ थी वह तड़प उठी। मैंने पूछा, क्या हुआ? चाचा ने मारा। हमारी बारी थी, बारी नहीं दी। फिर मुझे मारा। बच्चे के गालों पर खून चमक आया था। मैं जैसे पागल हो उठी। मैंने देवर को आड़े हाथों लिया। वह भी खूब बोला। वह एक अशोभनीय बात थी पर हो गई। घर में चूल्हा तक न जला। वह शेखर को प्यार करते थे। भाई की नसों में भी वही रक्त था जो उनकी नसों में था। सब कुछ सुनकर वह गंभीरता से सोचते रहे। फिर उन्होंने मुझसे इतना ही कहा, तुम्हारा मोह कितना कड़वा है। जो बात मुझे कचोट रही थी वही हुई। वह मुझ पर गुस्सा नहीं हुए, बस इतना कहकर मुड़ चले। न जाने मुझे क्या हुआ। मैंने झपट कर उनका पल्ला पकड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि दोनों भाइयों में क्या बात हुई। तेज़ तेज़ आवाज़ें मैंने सुनी। जी मैं आया अभी जाकर माफ़ी मांग लूँ। पर हुआ यह कि देवर कई दिन तक रूठा रहा। मैंने माफ़ी मांगी तो भी वह नहीं माना। उन्होंने कहा, क्यों पीछे पड़ी हो? आप ठीक हो जाएगा। इस घटना के बाद मेरी उनसे सुलह हो गई। वह सुलह काफ़ी लंबी रही क्योंकि अब मैं अक्सर घर में रहती थी। यद्यपि मेरा अधिक समय किताबों के साथ बीतता था पर मैं उनके आने पर सदा बरामदे में मिलती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उन्हें वहाँ नहीं मिली। वे सीधे मुझे ढूंढते हुए पुस्तकालय में पहुँच गए। मैं पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही हो? प्रदीप का नया उपन्यास है। ओह।
बहुत सुंदर है, एक नारी का चित्रण है जो, समझता हूँ तुम्हारा ही होगा। उनकी वाणी में काफ़ी तल्खी थी, पर इधर ध्यान न देकर मैं चिल्ला उठी, तुम कैसे जानते हो? क्या तुमने पढ़ा है? क्या तुम जानते हो? किसी को जानने के लिए उसकी हर पुस्तक पढ़ना ज़रूरी नहीं। प्रदीप तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का चित्रण नहीं कर सकता। सच कहते हो। उसके प्रत्येक शब्द में मैं रहती हूँ, उसकी प्रत्येक भावना में सांस लेती हूँ, उसके प्रत्येक विचार में मैं जीती हूँ। कहते कहते मैं जैसे खो सी गई। देखा तो वह तिलमिला रहे थे। उन्होंने तेज़ी से कुर्सी को धक्का दिया। मेज़ पर जो फूलदान था नीचे गिरकर खील खील हो गया। जैसे यही कम ना हो, वे तेज़ी से बूटों की आवाज़ करते और किवाड़ खड़खड़ाते हुए बाहर चले गए। मैं जैसे जागी, पीछे दौड़ी। क्या हुआ? सुनो तो, पूरी बात तो सुनो। नहीं नहीं नहीं, सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना, उन्होंने चीख कर कहा। तुम मुझे धोखा देती रही हो, तुम मुझसे छल करती रही हो, तुम उससे प्रेम करती हो, तुम उसे चाहती हो। सुरेश, सुरेश, मैंने नाम लेकर पुकारा। गस्टेड ऑफिसर की पत्नी होने के बावजूद मैं कभी उनका नाम नहीं लेती थी। वह बार बार मेज़ पर सिर पटक पटक कर बोले, तुम मुझे नहीं चाहती हो, नहीं नहीं। क्या करते हो? मैंने उन्हें समझाया। बच्चे क्या कहेंगे? बच्चे? उन्होंने दांत भींचे। बच्चे सब कुछ जानते हैं, वे मेरे नहीं हैं। सुरेश, मैंने चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं, तुमने यह नहीं कहा। मैंने कहा है, मैं कहता हूँ बच्चे मेरे नहीं हैं, नहीं हैं। मैंने किसी तरह अपने को संभाल कर कहा। सुरेश, तुम आवेश में हो, फिर बातें करूँगी। उन्हें ऐसे ही छोड़कर मैं बाहर आई। क्या देखती हूँ कि प्रदीप खड़ा है। गुस्सा आना चाहिए था, पर हुआ यह कि मैं मुस्कुरा उठी। तुम? प्रदीप ने कहा। मैं जाता हूँ। और वह मुड़ के चले गए। मैंने चीखकर पुकारना चाहा, हाथ भी उठाया, पर ना मैंने पुकारा ना वह रुके। मैं अंदर दौड़ी चली गई। मैंने सुरेश से कहा, सुनते हो, प्रदीप आए थे। पर मैं देर से पहुंची। सुरेश के हाथ में प्रदीप का पत्र था। उसमें लिखा था, प्रिय मित्र, खेद है मेरे कारण आपके शांत जीवन में तूफान आ गया है, पर विश्वास करिए मैंने इसे कभी नहीं चाहा। जहाँ तक जान सका हूँ, रश्मि भी नहीं चाहती। फिर भी वह है। तो मैं आज यह कहने आया था कि कल यह नगर छोड़ रहा हूँ, पर जो देखा उसे साहस नहीं हुआ, सो लिखकर प्रणाम करता हूँ। आपका मित्र प्रदीप। पढ़ लेने पर दोनों में कोई बात नहीं हो सकी, पर तनाव आप ही आप ढीला पड़ गया। मुझे तो ऐसा लगता रहा जैसे प्रदीप लौट कर आ रहे हैं। जहाँ भी मैं गई मैंने उनकी हंसी सुनी, उनका साम्य शांत मुख देखा, उनकी प्रेमिल आँखों को झांकते पाया, जैसे वह कहीं से निकल आए हों। पर यह सब अंदर की बात है। बाहर तो वह सचमुच चले गए थे और इसलिए शांत मन काम करती रही। सवेरे जब गाड़ी का वक्त होने वाला था, मैंने प्रदीप को स्टेशन जाते टिकट खरीदते और गाड़ी में चढ़ते देखा। वह जैसे बर्थ पर बैठकर कहीं दूर खो गए हैं। निश्चय वे मेरे बारे में सोच रहे थे। ना सोचते तो जाते कैसे। इसी समय सुरेश तेजी से आए। कहा, रश्मि, तुम स्टेशन चलना चाहोगी? मुझे ताज्जुब हुआ। बोली, क्यों? शिष्टाचार के नाते हमें प्रदीप को नमस्कार करना चाहिए। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। रश्मि, तुमने एक दिन कहा था कि प्रदीप शिष्टाचार में विश्वास नहीं करता। मुझे याद है, पर वह करता है। कैसे जाना? कल आया जो था। नहीं जानती थी कि स्वामी इतनी करारी चोट करना जानते हैं। फिर भी मैंने कहा, पर मैं नहीं जाऊंगी। मैं जो कहता हूँ इसलिए। नहीं नहीं, कैसे? वह क्रोध में भभक उठे। मैंने कहा, इसलिए तुमने इनकार किया है। ना कहते तो क्या मैं जाती? हाँ, जाती। जाने को तुम तड़प रही हो। और वह तेज़ी से चले गए। मैं देखती रह गई। मैं जानती हूँ कि मैं उनके साथ चली जाती तो वह मुझे खा जाते, पर मैं उन्हें क्या दोष दूँ? अपराधिनी तो मैं हूँ ही। मैंने क्यों प्रदीप को खोजा, क्यों उसे चाहा? पर मैं स्वयं इस क्यों को नहीं जानती। सब कुछ जानना ना संभव है ना आवश्यक। वह स्टेशन गए और लौटकर उन्होंने सब कुछ बताया। कुछ नया नहीं लगा क्योंकि मैं स्वयं वहाँ थी, साथ जा भी रही है। जितने के स्वामी मालिक हैं उससे परे जो है वह तो प्रदीप के साथ है। फिर कुछ दिन निकल गए।
स्वामी आजकल बहुत खुश हैं क्योंकि मैं निरंतर उनमें खो जाने का प्रयत्न करती रहती हूँ। उन्हें चिढ़ाती रहती हूँ, खिजाती हूँ, ऐसा बर्ताव करती हूँ कि जैसे अभी हमारा विवाह हुआ हो। उन्होंने एक दिन दफ्तर से लौटकर कहा, अरे रश्मि, तुमने सुना? क्या? प्रदीप ने विवाह कर लिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, सच? हाँ, देखो उसने हमें निमंत्रण तक नहीं भेजा। मैं हंसकर रह गई। उन्होंने एक क्षण रुककर कहा, क्या कोई उपहार भेजकर हम उसे चकित नहीं कर सकते? यह उसका अपमान होगा। ओह, उनकी मुद्रा कठोर हो गई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, उसे उपहार भेजना चाहिए। वे चले गए, लेकिन उपहार भेज सकते, इससे पूर्व उन्हें दक्षिण की यात्रा पर जाना पड़ा। लौटे तो विषम ज्वर से पीड़ित थे। तब 2 महीने तक हमारा घर अस्पताल बना रहा। मैं उनकी पट्टी से लगी रही। उन्हें जब समझने जितना होश आया तब वह अक्सर मेरा दोनों हाथों से दबा लेते, सहलाते रहते और फिर माथे पर फेरते रहते। एक दिन बोले, रश्मि जी, तुम कितनी अच्छी हो। आप अच्छे हैं तभी तो मैं अच्छी हूँ। नहीं रश्मि, मैं अच्छा नहीं हूँ। कहकर वे रो पड़े। रश्मि, मैं पापी हूँ। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। चुप नहीं करोगे? नहीं नहीं, आज कहने दो। मैंने प्रदीप को लेकर तुम्हें कितना दुख दिया। रश्मि, अब मुझे सुख तभी होगा जब तुम उससे मिलोगी। तुम उससे मिलो, उसकी पुस्तकें पढ़ो, उसे बुलाओ। मुझे तुम पर विश्वास है। अब चुप हो जाओ। तुमसे किसने कहा है कि तुम मेरा अविश्वास करते हो? नहीं नहीं, मैं करता हूँ। मुझे पेन दो। पेन दो ना। मैं कागज़ कलम उठा लाई। वे बोले, लिखो। मैंने लिखा, जब मैं अच्छा होता हूँ तब तुम पर शंका करता हूँ। मैं आज कहता हूँ कि तुम प्रदीप से मिलने को स्वतंत्र हो। मेरे मना करने पर भी जा सकती हो। फिर उन्होंने दस्तखत किए। तब मैंने उसे फाड़ डाला। वे ठगे से बोले, यह क्या किया तुमने? मेरी संपत्ति थी, नष्ट कर दी। क्या मुझे इतना छोटा समझा है कि अपने और स्वामी के बीच कागज़ कलम को आने दूंगी? उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंसू की 2 बूंद गालों पर बह आई। कहा, काश कि मैं बीमार हूँ। हटो भी, क्या अशुभ बातें करते हो। सच, चुप रहो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मैंने कुछ ऐसे ही कहा कि वे मौन हो गए, बस चुपचाप मेरा हाथ थपथपाते रहे। लेकिन इस सब के बावजूद क्या मैं यह स्वीकार कर सकती हूँ कि मैं प्रदीप से जुदा थी? फिर वे अच्छे हो गए। फिर मैं बीमार पड़ गई और एक दिन चारपाई पर लेटे लेटे क्या देखती हूँ कि डॉक्टरों ने सिर हिला हिलाकर मेरे पति को डरा दिया है। उनके चले जाने पर मैंने स्वामी को बुलाया। क्यों जी, डॉक्टरों के चक्कर में क्यों पड़े हो? मैं ठीक हो जाऊंगी। वे बोले, नहीं, रो पड़े। मैंने कहा, छी छी, पुरुष हो, मुझे तो देखो। वे फिर भी नहीं बोले, चुपचाप मेरा पीला हाथ दबाते रहे। मैंने जी भरकर उन्हें देखा। एक दिन मुझे क्या पागलपन सूझा, बच्चों को बुलाकर स्वामी को सौंप दिया, जैसे अब तक वे उनसे दूर थे। था ना यह मेरा मोह। यह पिशाच क्या किसी को छोड़ता है? पर अब नहीं लिखा जाता। बस अब तो चुपचाप लेटकर जहाँ तक देख सकूं देखने को जी चाहता है। प्रदीप, कैसे बताऊं कैसे मैंने उसे भूलने की खातिर कलम की नोक में खो जाने का प्रयत्न किया, पर हर बार क्या देखता हूँ कि मेरी हर रचना में वही उपस्थित है। वह हर बार मानो घोषणा करती, मेरी बात मानो, मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। वह अमिट दूरी भी नहीं जिसे मौत कहते हैं। मैंने तंग आकर विवाह कर लिया, पर वह निर्लज्ज तो अब भी नहीं हटी। कैसे कह गया मैं उसे निर्लज्ज? लज्जा उसके लिए बनी ही नहीं थी। मैं एक दिन न जाने किस रंग में था कि अपनी पत्नी नीरजा को उसकी सारी कहानी सुना बैठा। सुनाकर बोला, क्या यह असाधारण नहीं है? नीरजा जो एक अच्छी चित्रकार थी सहसा बोल उठी, नहीं तो असाधारण इसमें ऐसा क्या है? पति के रहते उसका मेरे प्रति प्रेम। नीरजा ने शांत भाव से कहा, पति के प्रेम से इसका क्या संबंध है? अपने आदर्श को वह तुम में पाती रही है। जहाँ आदर्श की एकता है वहीं अद्वैत, जहाँ अद्वैत की भावना है वहाँ शरीर आ ही नहीं सकता। इस अर्थ में चाहो तो तुम उसे असाधारण कह सकते हो, वरना पति पत्नी इसमें आते ही नहीं। जैसे बर्फीले कुहासे को चीरकर स्वर्णिम सूर्य प्रकाश धरती पर उतर आता है, ऐसे ही मुझे लगा। मैं नीरजा का हाथ दबाकर पूरे एक क्षण उसे देखता रहा। एक क्षण में अनंत विचार मेरे मन में उठे। फिर मैंने कहा, नीरू, लेकिन क्या मैं उसे कभी भूल नहीं सकता? नहीं,
वह तुम्हारे बस की बात नहीं है, वह तुम्हारी भावना का अंग है। और सहसा नीरू वहाँ से उठकर चली गई। यह मेरे विवाह के 3 वर्ष बाद की घटना है। तब वह माँ बन चुकी थी। उसकी इस अनुभूति से मैं भर उठा। मैं इन बातों को नहीं जानता था, ऐसी बात नहीं थी, पर नीरू भी उसे इस तरह समझती है। यह ज्ञान मेरे लिए, मैं मानूंगा, आश्चर्यजनक प्रसन्नता का कारण हुआ। मैं नीरू के पास आने लगा। मैं अपनी रचनाएं पहले भी उसे सुनाता था, पर अब तो जैसा मेरा नियम हो गया। वह भी अपने प्रत्येक चित्र की भाव व्यंजना को लेकर बड़ी देर तक मेरे साथ बहस करती, पर मैंने देखा कि मेरी कलम की नोक पर रश्मि का ही अधिकार था। मैंने नीरू से फिर इसकी चर्चा की। पूछा, क्या तू मेरी कलम की नोक पर नहीं आ सकती? वह शरारत से हंसी, बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या मतलब? मतलब यही कि मैं एक स्थान पर रह सकती हूँ, प्रेमिका या पत्नी के पद पर। क्या पत्नी कलम की नोक पर नहीं आ सकती? नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं जानते? वह लोटपोट होती गई, कहती गई। आप समझते होंगे तब मैं विमूढ़ सा होकर लजा गया होऊंगा। नहीं, यह सब तो मैं सदा से जानता रहा हूँ, पर मैं जिस एक बात को जीतना चाहता था वह यह थी कि रश्मि अब मुझे और अधिक मोहविष्ट कर रही थी। मैं उसे दूर हटाकर नीरू के पास जाना चाहता था, पर हुआ यह कि मेरा प्रत्येक ऐसा प्रयत्न मुझे रश्मि के और पास ले आया। अब तो मैं प्रतिक्षण उसे देखने लगा। किसी भी क्षण कहीं आकर वह मेरे नेत्र मूंद लेती, खिलखिलाकर मुझे डरा देती, मुझे आलिंगन में बांधकर खूब झंझोड़ती। आखिर एक दिन मैंने निश्चय किया कि मैं कल रश्मि के पास जाऊंगा और जो कुछ होगा सहूँगा। पर हुआ यह कि जब तक मैं उस निश्चय को पक्का करूं, एक सवेरे क्या देखता हूं, सुरेश आए हैं। मैंने मन की हड़बड़ी को यथाशक्ति वश में करते हुए कहा, आप? हाँ, अभी आया हूँ। ज़रूर सरकारी काम से आना पड़ा होगा। नहीं, तुमसे ही कुछ काम था। मुझसे? मैं मान लूँ? मैं विस्मित हुआ था और उनकी गंभीर आकृति में मुझे कुछ बदशकुनी भी नज़र आ रही थी। मैंने उत्सुकतापूर्वक अपनी इच्छा को दबाकर उन्हें बैठाया था। बातचीत करने की चेष्टा की, पर वे भयंकर रूप से अपने में सिमटे रहे। मैं निरंतर रश्मि को ढूंढता रहा, पर न जाने क्यों उसका नाम जिह्वा पर आ आकर लौट जाता। तब नीरू कहीं बाहर गई हुई थी, इस कारण मेरी स्थिति और भी खराब थी। मैं क्या करूं? ये बोलते क्यों नहीं? रश्मि की बात क्यों नहीं करते? फिर सहसा वे बोले, प्रदीप, क्या तुम्हें पता है कि रश्मि अब इस दुनिया में नहीं है? मैं सिहर उठा। क्या? हाँ, 2 वर्ष पहले एक छोटी सी बीमारी के बाद वह मर गई। मैं चीख उठा, 2 वर्ष पहले? हाँ, मुझे खेद है कि मैं तुम्हें नहीं, खेद की कोई बात नहीं, मैंने जानबूझकर तुम्हें सूचना नहीं दी। तब की अपनी अवस्था कैसे बखान करूं? कर ही नहीं सकता। प्रलय क्या कभी किसी ने देखी है? लेकिन वे तो कुछ कहे जा रहे थे, मैंने सुना। वे कह रहे थे, प्रदीप, सच कहूँ तो मैंने ही उसकी हत्या की है। बीमारी तो बहाना थी, असल में वह इस धरती के योग्य नहीं थी और मैं था इस धरती का कीड़ा, इसलिए मैंने उसे मार डाला। फिर वे हंस पड़े, पागल सी हंसी। मैंने तड़प कर कहा, कैसे मार डाला? उसके चरित्र पर शंका कर करके। फिर उन्होंने छोटा सा सूटकेस खोला, उसमें से कई सुंदर पैकेट निकाले। मैंने देखा प्रत्येक पैकेट पर रश्मि ने अपने हाथ से सुंदर अक्षरों में कुछ लिखा था। मैंने पढ़ा। पहले पैकेट पर लिखा था, तुम्हारे विवाह की प्रत्येक गतिविधि की मैं साक्षी हूँ। मुझसे भागकर क्या तुम छिप सकोगे? भागना तो बंधु मोह है। यह कि पैकेट भी मोह का प्रतीक है। पर तुम्हें भेज कहाँ रही हूँ? तुमने निमंत्रण नहीं भेजा तो पैकेट भेजकर तुम्हारा अपमान करूँ? दूसरे पर लिखा था, तुम बताओ ना, तुम्हारे शिशु के सुनहरे बाल मैंने चूम लिए हैं और देख रही हूँ कि उसकी सूरत तुम दोनों से अधिक मुझसे मिलती है। तीसरे पैकेट में अनेक पत्र थे। एक पत्र में लिखा था, प्रिय बंधु, मैंने तुमसे कहा था कि स्वामित्व की भूख शरीर से बड़ी होती है। क्या तुम नहीं जानते कि सतीत्व स्वामित्व की इस भूख का ही व्यापारिक नाम है? मैंने तुम्हारी रचनाओं में यह प्रतिध्वनि सुनी है। दूसरा पत्र था, प्रिय बंधु, आज तुमसे बहुत बातें हुई। तुम्हारी कहानी निशेष में शारदा मैं ही तो हूँ, निरोध तुम हो। उस सारी बहस को पढ़ते हुए मुझे यह स्पष्ट बहस तुमसे करनी पड़ गई। पर बहस कमज़ोरी का दूसरा नाम है, क्योंकि उसमें हारने जीतने की भावना है और उपदेश देना है अहम का विस्फोट।
क्या करें, धरती के वासी ठहरे? कैसे बचें इस सोचने से? क्यों इतना सोचती हूँ यह भी सोचना पड़ता है। पर पूछती हूँ, शारदा धरती पर क्यों न रह सकी? क्या मुझे भी जाना होगा? तीसरा पत्र ऐसा था, प्रिय बंधु, इतने दिन उनकी बीमारी में डूबी रही, तुम पर वे बेहद प्रसन्न हो उठे हैं। कहते हैं मिल आओ, पर मैं उन्हें कैसे बताऊं कि दूर कहाँ हो। जो मिलूं अब बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि इस धरती पर अद्वैत असंभव नहीं। यहाँ तो एकाधिकार चाहिए। यहाँ पूजा बंटती नहीं, तिजोरी में बंद करके रखी जाती है। पर मैं कैसे रखूं? मैं शारदा का पथ पकड़ूंगी। यह शायद अंतिम पत्र था और इसमें उसके अंत की ध्वनि थी। मैंने सहसा पूछा, उसकी मृत्यु कैसे हुई? बता तो चुका हूँ। मैं बताने की बात नहीं पूछता, सच्ची बात पूछता हूँ। सुरेश ने तीखी दृष्टि से मुझे देखा, फिर कहा, जिस दिन आदमी सच्ची बात जान लेगा उस दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। विश्लेषण विनाश का मार्ग है प्रदीप। मैं उन्हें देखता रह गया। वे मुस्कुरा रहे थे। हाय, वह जलती हुई मुस्कुराहट। मैंने विनम्र होकर कहा, मुझसे गलती हुई, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मैं सचमुच कातर हो गया था। अब वह मेरी ओर देखते रह गए। आँख उनकी भी डबडबाने को आई। ठीक उसी समय नीरजा ने वहाँ प्रवेश किया। बेटी निहार उसके साथ थी। उसे देखते ही सुरेश ने चौंक कर कहा, यह कौन है? क्या रश्मि इस आयु में ऐसी नहीं रही होगी? इस बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। रश्मि की मौत का समाचार पाकर नीरू एक क्षण हमें देखती रही, फिर बोली, नहीं, वह मर नहीं सकती। वह आज भी जिंदा है और सदा जिंदा रहेगी। सुरेश ने इस बात में कोई रस नहीं लिया। वे जैसे खो गए थे। एक क्षण बाद उन्होंने कहा, क्या कभी कभी मैं यहाँ आ सकता हूँ? आपका सदा स्वागत होगा। फिर एक क्षण बाद उन्होंने नीरू से कहा, क्या आप उसका एक चित्र बना देंगी? आपकी आज्ञा होगी तो। नहीं नहीं, वे सहसा बोल उठे, यह मोह है, निरा मोह, ढोंग। और वे चल दिए, रुके ही नहीं। सब प्रयत्न व्यर्थ गए और उसके बाद वे आए भी नहीं, पत्र तक नहीं लिखा। एक बार बंबई में अचानक उनसे मेरी भेंट हो गई। वे संध्या के समय समुद्र तट पर कार से उतर रहे थे और उनके साथ नए वस्त्रों से लकदक एक नारी थी। मैंने दूर से जाते देखा। मैं जानता नहीं, पर विश्वास करता हूँ कि वे दोनों पति पत्नी थे। तब न जाने क्यों उस धूमिल अंधकार में रश्मि की याद करके पहली बार मेरी आंखें भर आई थीं।